महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में एक माली परिवार में हुआ था। उन्होंने देश में दलितों और महिलाओं को सामाजिक न्याय देने के लिए संघर्ष की शुरुआत की। यही कारण है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हें अपना तीसरा गुरु मानते थे। नमस्कार, मैं दीपिका जांगीड़ आप सभी का मरुधर बुलेटिन में स्वागत करती हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले की गिनती महात्मा गांधी से पहले सबसे महान समाज सुधारकों में होती है। वह पूरी जिंदगी छुआछूत, अशिक्षा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। उनका परिवार माली का काम करता था। यही कारण है कि उनके नाम के साथ ही फूले उपनाम जुड़ा था। उनके पिता का नाम गोविंदराव था और मां का नाम चिमणाबाई था। जब ज्योतिबा फूले सिर्फ 1 साल की थी तो उनकी मां चल बसी, जिसके बाद उनका लालन पालन सगुणाबाई नाम की महिला ने किया। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं ज्योतिबा फूले के बारे में। ज्योतिबा फूले की प्रारंभिक पढ़ाई मराठी में हुई। 1840 में उन्होंने सावित्रीबाई से शादी की, जो आगे चलकर खुद एक महान समाज सेविका के रूप में उभरी। दोनों ने मिलकर दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए कई प्रयास किए। महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए दोनों ने मिलकर 1848 में पहला गर्ल्स स्कूल खोला। गरीबों और दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने 1873 सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सामाजिक न्याय के प्रति उनके संघर्ष को देखते हुए 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा फूले ने कहा से प्रेरणा ली वो भी जानती है। 1818 में मराठा और अंग्रेजों के बीच भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ और इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। ये कहा जाता है कि इस लड़ाई में अंग्रेजों की ओर से महार समुदाय के सैनिकों ने अपने असीमता की लड़ाई के तौर पर बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जिन्हें अछूत समझा जाता था। हालांकि इसके बाद भी दलितों के जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे ईसाई मिशनरियों ने उन्हें शिक्षा से जोड़ा। ये भी कहा जाता है कि ज्योतिराव जब 7 साल के थे उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया था, लेकिन सामाजिक दबाव के आगे उनके पिता विवश हो गए और उन्हें अपनी स्कूल छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छूटने के बाद ज्योतिबा खेती में अपने पिता का हाथ बटाने लगे, लेकिन उनकी जिज्ञासा और प्रतिभा ने उर्दू फारसी के विद्वान गफ्फार बेग और ईसाई पादरी लिजिट को अपना कायल बना दिया और उन्होंने गोविंदराव को अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए काफी समझाया। गोविंदराव ने भी उनकी बात मान ली और इस तरह ज्योतिबा फूले की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। जैसा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा मराठी में ही हुई। 1847 में उन्होंने स्कॉटिश मिशन के तहत अंग्रेजी स्कूल में दाखिला ले लिया, जिसने उन्हें आधुनिक शिक्षा की शक्ति का अंदाजा हुआ और उनके दिलो दिमाग में न्याय और आजादी के विचार ने अपना घर बना लिया। अब वे हर चीज में तर्क और न्याय ढूंढने लगे। हम आपको बता दें कि ज्योतिबा फूले 1873 में मूल रूप से मराठी में लिखी अपनी किताब गुलामगिरी में धार्मिक ग्रंथों, देवी देवताओं और सामंतवादी ताकतों के झूठे दम पर चोट करते हुए शूद्रों को हीन भावना त्याग कर आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी में जीने के लिए प्रेरित किया है। इस किताब में उन्होंने इंसानों में भेदभाव और जन्म देने वाले विचारों पर तार्किक तरीके से हमला किया। साथ ही साथ महिला शिक्षा को लेकर ज्योतिबा फूले का विचार था। पुरुषों ने महिलाओं को शिक्षा से सिर्फ इसलिए वंचित रखा ताकि वे अपने अधिकारों को कभी समझ ना सके। ज्योतिबा फूले ने न सिर्फ महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि विधवाओं के लिए आश्रम बनाए, उनके पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा लिखे गए भारत के झूठे इतिहास और प्रपंचों के खिलाफ लिखी अपनी किताब शूद्र कौन थे को ज्योतिबा फूले को समर्पित करते हुए लिखा। उन्होंने हिंदू समाज में छोटी जाति के लोगों को उच्च जाति के प्रति अपनी गुलामी की भावना के खिलाफ जगाया और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने से भी कहीं जरूरी बताया। यह किताब महात्मा फूले की स्मृति में सादर समर्पित। दलितों और महिलाओं के अलावा ज्योतिबा फूले ने किसानों की समस्याओं को भी एक नया विमर्श दिया। 1882 में लिखी अपनी किताब किसान का कीड़ा में उन्होंने किसानों की दुर्दशा को दर्शाया। वह किताब में लिखते हैं, अंग्रेज अधिकारी ब्राह्मणों के प्रभाव में आकर अपनी जिम्मेदारियों से भागती हैं और वे सेठ साहूकारों के साथ मिलकर किसानों का शोषण करते हैं और यहाँ से धन ऐंठ कर अपने मुल्क यूरोप पहुँचते हैं। बेबस किसान सब बर्दाश्त करता रहता है।
वास्तव में सामाजिक न्याय के संदर्भ में सत्य शोधक समाज द्वारा दिखाए गए रास्ते आज करीब 150 वर्ष के बाद भी प्रासंगिक है। फिलहाल के लिए मरुधर बुलेटिन की इस खास पेशकश में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।